हाय एवरीवन, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं शशि स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल शशि की पाठशाला में। और आशा करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो भाई, एस्टेट वाले जो हैं, आपको भी पता है, मैं बता दिया हूँ कि आपका जनवरी सेकंड वीक में आपका एग्ज़ाम हो सकता है। तो उसी में आपके पीवाईक्यूज़ मैंने करा दिए हैं और लगभग आपकी जो क्लासेस हैं 4 से 5 क्लासेस हो चुकी हैं। अकॉर्डिंग टू सिलेबस सारी चीज़ें चल रही हैं। सिलेबस अपने सामने रखिए और टॉपिक को देखिए और पढ़िए मस्त से, ठीक है। तो आज का ये जो टॉपिक है हमारा एस्टेट का छठा टॉपिक है, थिंकिंग। ठीक है, आप सिलेबस देखेंगे तो उसमें आपको थिंकिंग, मतलब हाउ चिल्ड्रन थिंक एंड लर्न, ये एक टॉपिक दिया गया है, तो उसको थिंकिंग से ही कंपेयर करेंगे। तो चलिए चिंतन को पढ़ते हैं। तो चिंतन क्या है भाई? चिंतन एक ज्ञानात्मक प्रक्रिया है, बिल्कुल नॉलेजेबल प्रोसेस है। चिंतन करके हम चीज़ों को सीख सकते हैं, इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, और एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया भी है। ठीक है, बिल्कुल हम चिंतन कहाँ से करते हैं? अपने कॉग्निटिव, अपने मेंटल चीज़ों से करते हैं। तो इसलिए ये एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। चिंतन में हम इमेजिनेशन से दूर नहीं ले जा सकते। बिल्कुल, हम चिंतन तभी कर पाते हैं जब हम कल्पना करते हैं। कोई चीज़ हमारे अंदर, हम किसी चीज़ को इमेजिन कर रहे हैं। मान लीजिए मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि मेरा एस्टेट निकल जाए, तो हम चिंतन करेंगे उसके कि हमको क्या करना चाहिए, हमें क्या पढ़ना चाहिए कि हमारा निकल जाए। ठीक है, तो इसलिए क्या है, हम इमेजिनेशन को चिंतन से दूर नहीं कर सकते। चिंतन अप्रकट व्यवहार है, बिल्कुल भाई, एक कोवर्ड थिंकिंग है। इसको हम देखिए, चिंतन हम कितना सोच रहे हैं आप देख नहीं सकते, ये हमारा हम खुद ही जान सकते हैं। ठीक है, इसको फील कर सकते हैं बस। बाल्यावस्था में चिंतन अक्रमबद्ध होता है। बिल्कुल, जो बाल्यावस्था होती है हमारी, उसमें जो चिंतन है हमारा भैया, कैसा होता है? अक्रमबद्ध होता है। ठीक है, सीरियल नहीं होता उसका। चिंतन के साधन, टूल्स ऑफ थिंकिंग क्या क्या है, आइए इसको देखते हैं। टूल्स ऑफ थिंकिंग 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? विम्ब, पहला, जिसको हम क्या कहते हैं? प्रतिमा या इमेज कहते हैं। पहले भी कोई भी चीज़ है हमारे अंदर इमेज बनती है उसकी। दूसरा है, फिर उसके बाद उसका कॉन्सेप्ट बनता है, जिसको हम कहते हैं संप्रत्यय बनता है। तीसरा क्या होता है? तीसरा उसका सिंबल और साइन हमारे दिमाग में आता है। फिर उसके बाद हम भाषा या उसके बारे में डिफाइन करने लगते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये टूल्स ऑफ क्या है? थिंकिंग है। आगे चलते हैं। ब्रूनर साहब थे, तो इन्होंने कहा कि भाई प्रत्ययों की प्राप्ति चिंतन है। बिल्कुल, जो हमारे कॉन्सेप्ट हैं उसका, जब हम उस चीज़ को समझ लेते हैं, उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं, तो उसी की जो प्राप्ति होती है उसको हम क्या कहते हैं? चिंतन कहते हैं। जैसे किसी चीज़ को चयन किया, फिर उसकी प्राप्ति हुई हमें, फिर कॉन्सेप्ट का डेवलपमेंट किया, फिर हमने क्या किया? पॉसिबिलिटीज़ थी, हमको समझ में आने लगी। ठीक है, अब विकेटर साहब कहते हैं, तो पहले समस्या समाधान, फिर व्यवहार, फिर समस्या जरूरी होता है, और उसके बाद स्थूल से सूक्ष्म की तरफ चलता है। ठीक है, विकेटर के अनुसार चिंतन स्थूल से सूक्ष्म चलता है, और चिंतन में मध्यस्थ प्रक्रिया व्यवहार होता है। ठीक है, तो ये विकेटर साहब ने कहा था। अब चिंतन की प्रक्रिया ये देखते हैं, प्रोसेस ऑफ थिंकिंग कैसे होती है। ठीक है, स्टेप्स, स्टेप्स कौन कौन से हैं जो हमारे थिंकिंग, चिंतन की प्रक्रिया को, जो या विधान के चरण हैं, उसको हम आइए देखते हैं। तो बिल्कुल, सबसे पहली स्टेप जो है इसमें, ये हमारा है समस्या का सही आकलन। बिल्कुल, पहले हमें कोई भी प्रॉब्लम है, हमें उसका सही असेसमेंट कर लेना चाहिए। उसके बाद समस्या के प्रदत्त का संकलन कर लेना चाहिए। उसके बाद निष्कर्ष पे पहुंचना चाहिए। उसके बाद हमें निष्कर्ष का परीक्षण करना चाहिए। जैसे मान लीजिए, हमने मेरे पास कोई समस्या आई, ठीक है, उसके बारे में मैंने एसेस किया कि ये क्या है क्या नहीं है। उसके बाद मैंने क्या किया? उसके दिमाग में अपने कॉन्सेप्ट एक बनाया। ठीक है, उसके बाद इसका मतलब क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, वहाँ पर कंक्लूजन पे मैं पहुँचा। उसके बाद देखा कि हाँ ये सही है, या नेगेटिव चीज़ें इसमें क्या है, पॉजिटिव चीज़ें क्या है। उसके बाद हम कंक्लूजन पे पहुँच जाते हैं, निष्कर्ष निकाल लेते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। चिंतन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, या तत्व कौन से हैं, कैसे हैं, आइए इसको देखते हैं। मोटिवेशन, बिल्कुल भाई, अगर हम मोटिवेट रहते हैं तो हमारी जो थिंकिंग लेवल है वो काफ़ी अच्छी होती है। ठीक है, वहीं बात करें लाइफ रिलेशन, बिल्कुल आपके जीवन संबंधी कोई चीज़ें प्रॉब्लम है, कोई चीज़ें अच्छी चीज़ें हैं, तो उस वो भी हमारे चिंतन को प्रभावित करती हैं। अगर हमारे लाइफ में कुछ चीज़ें अच्छी चल रही हैं, तो हमारे अंदर अच्छे थॉट्स होते हैं, हमारी थिंकिंग लेवल अच्छी होती है। वही आप नेगेटिव चीज़ें अगर आपके साथ होती रहती हैं, तो आपकी जो थिंकिंग लेवल है वो उसमें निगेटिविटी आ जाती है। रुचि, हमारा इंटरेस्ट कैसा है, उसके बेसिस पर हम चीज़ें सोचते हैं। जैसे हमारा इंटरेस्ट किसी अच्छी चीज़ में है, घूमने हैं, मुझे घूमने जाना है, तो उसके बारे में हम सोचने लगते हैं, थिंकिंग हमारे अंदर आने लगती है। तो जैसा हम सोचते हैं वैसे ही थिंकिंग हमारे अंदर आने लगती है। बुद्धि, बिल्कुल आपका आईक्यू लेवल अगर अच्छा है तो आप अच्छे लेवल के थॉट्स थिंकिंग करते हैं, और वहीं आईक्यू लेवल आपका कम है तो उतनी अच्छी चीज़ें सोच नहीं पाते, आप डिसाइड नहीं कर पाते। ठीक है, आगे चलते हैं। पूर्वाग्रह, किसी के प्रति पहले से ही विचारधारा बना लेना। बिल्कुल, विचारधारा भी हमारे थिंकिंग को बहुत प्रभाव करती है। जैसे मान लीजिए, मैंने कोई काम कहा आपको करने के लिए, आप पहले से ही डर गए कि नहीं मैं ये तो नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये बहुत टफ होता है, मैथ बहुत टफ होता है। लेकिन ऐसा पूर्वाग्रह भी है, हमारी थिंकिंग को प्रभावित करती है। अगर आपने दिमाग में पहले से कोई कॉन्सेप्ट नहीं बनाया और बिना सोचे समझे उसको आप करना चाहते हैं, आपके दिमाग में आ गया कि मुझे ये करना ही है, तो आप कर ले जाओगे। ठीक है,
इमोशन, बिल्कुल संवेग जो है भाई, ये भी आपको थिंकिंग लेवल को प्रभावित करते हैं। जैसे मान लीजिए आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, तो इतना ओवर थिंकिंग करेंगे आप कि मैं क्या ही बताऊँ। अगर आप जो इमोशनली स्टेबल हैं, मजबूत है, स्ट्रांग है, तो आप क्या हैं, आप अच्छी चीज़ों को सोचोगे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। चिंतन के प्रकार, टाइप्स ऑफ थिंकिंग क्या क्या होते हैं, आइए इसको देखते हैं। यहाँ से क्वेश्चन खूब पूछे जाएंगे। पहला है प्रत्यक्षात्मक चिंतन या बोधात्मक चिंतन या मूर्त चिंतन। वहीं दूसरा है कल्पनात्मक इमेजिनेशन थिंकिंग या अमूर्त अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जिसको बोलते हैं। तीसरा है विचारात्मक चिंतन, तार्किक चिंतन या विमर्शी चिंतन। देखिए नाम है, यही नाम मिलेंगे आपको, मैं बार बार कह रहा हूँ। नेक्स्ट है साहचर्य चिंतन या अनिर्देशित चिंतन। नेक्स्ट है आलोचनात्मक चिंतन। उसके बाद है अपसारी चिंतन या पार्श्विक चिंतन। नेक्स्ट है अभिसारी चिंतन। ठीक है, आइए बारी बारी से पढ़ते हैं ये चिंतन के प्रकार को। ठीक है, पहला है भैया, पहला क्या है, प्रत्यक्षात्मक चिंतन, जिसको हम क्या क्या बोलते हैं, बोधात्मक चिंतन या मूर्त चिंतन भी बोलते हैं। क्या, मूर्त चिंतन भी बोलते हैं। जब जो भी हमारे सामने चीजें रहती हैं या कुछ भी हम काम कर रहे हैं, तो उसको देख कर जो भी चीजें हम सोचते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, प्रत्यक्षात्मक चिंतन। जैसे मेरी क्लास आप देख रहे हैं, आपके सामने प्रत्यक्ष है, अब आप उसके बारे में सोच रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगी, इसको हम बोधात्मक चिंतन या मूर्त चिंतन कह सकते हैं, जिसको हम छू सकें, जिसको फील कर सकें। एक बच्चे ने सेब को देखा और सेब को देखते ही सेब का स्वाद बच्चे को याद आ गया, तो ये क्या है, एक प्रत्यक्षात्मक चिंतन है। ठीक है, आग लगी घटना को देखकर सोचना, ये क्या है, एक प्रत्यक्षात्मक चिंतन है, बोधात्मक चिंतन है। नेक्स्ट है, दूसरा है कल्पनात्मक चिंतन या अमूर्त चिंतन जिसको कहते हैं। देखो यहाँ से आपके कॉन्सेप्ट बनेंगे, अंडरस्टैंडिंग बनेगी। जब चीजें हमारे सामने नहीं होती फिर भी हम उसके लिए सोचते हैं, तो ये चिंतन क्या कहलाती है, इसको हम इमेजिनेशन, जिसको जब जैसे मान लीजिए हमारे सामने कोई चीज़ें नहीं है, हम दुबई जाना चाहते हैं, तो हम इमेजिन करते हैं। ठीक है, हमारे अभी बस में नहीं है कि मैं दुबई जा सकूं, तो हम इमेजिन करते हैं। तो जैसे विद्यार्थी नौकरी के लिए सोचता है, बिल्कुल भाई, हम आप स्टूडेंट जो हैं चाहते हैं कि स्टेट हमारा क्लियर हो, जल्दी से हम सरकारी टीचर बन जाए। तो ये क्या होता है, ये एक कल्पनात्मक चिंतन होती है, एक अमूर्त चिंतन होती है, जिसको हम बस सोच सकते हैं। ठीक है, इमेजिन कर सकते हैं, हमारे सामने चीज़ें नहीं होती। नेक्स्ट है विचारात्मक चिंतन या तार्किक चिंतन, जिसको हम क्या कहते हैं, विमर्शी चिंतन भी। यह चिंतन का उच्चतम स्तर होता है। इसमें चीज़ें, घटनाओं को लंबे समय तक तर्क वितर्क के साथ किया गया चिंतन। किसी भी समस्या के समाधान के लिए यह चिंतन किया जाता है, जैसे कक्षा में किसी भी घटना पर बहस या विमर्श करना, लंबी बहस करना। बिल्कुल भाई, जैसे ये एक चिंतन का उच्चतम स्तर होता है। विचार किसी चीज़ को विचार करना होता है, जिसको हम विमर्शी या लॉजिकल रीजनिंग भी बोलते हैं, थिंकिंग बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी भी चीज़ों को लेके या घटनाओं को लेके उसके तर्क वितर्क करके उसको सोच समझ के साथ उस पर चिंतन करना, ये क्या कहलाता है, विचारात्मक चिंतन कहलाता है। ठीक है, ये क्यों किया जाता है, जब भी कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन खोजना होता है तब ये चिंतन किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कोई कक्षा में ऐसी घटना हो गई, तो उस पर बहस करना, उस पर लंबी बहस करना, उस पर विचार विमर्श करना, उस पर डिसीजन लेना, तो ये क्या कहलाएगा, विचारात्मक चिंतन कहलाएगा। आई होप सो कि आपको समझ में भी आ रहा होगा। नेक्स्ट है साहचर्य चिंतन। साहचर्य चिंतन क्या होता है, इसमें हम जैसे सपनों की दुनिया में हम जैसे सपनों की दुनिया में जब चिंतन करते हैं, रहते हैं, जो संभव नहीं है, और वह साक्षर चिंतन कहलाता है। जैसे एक बच्चा चिंतन करता है, सोचता है कि मेरे पंख आ गए और मैं हवा में उड़ रहा हूँ। बिल्कुल, हम देखिए साक्षर चिंतन क्या होता है या अनिर्देशित चिंतन क्या होता है, कि मतलब जैसी सपने, जैसे दुनिया हम देखना चाहते हैं, ठीक है, जैसा हम चाहते हैं वैसे ही चीज़ों को सोचते हैं। ठीक, इसको हम क्या कहते हैं, साक्षर चिंतन कहलाते हैं। जैसे जो चीज़ें हमारे बस में नहीं है, जो चीज़ें हमारे अंदर नहीं हो सकती, जब हम उन सब चीज़ों को सोचते हैं, तो ये क्या कहलाता है, साक्षर चिंतन। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए पक्षियों के पंख होते हैं, हमारे पंख तो होते नहीं हैं, लेकिन हम उड़ सकते हैं। तो हमने इमेजिन किया कि हमारे भी पंख आ गए और हम हवा में उड़ने लगे, तो ये क्या है, साहचर्य चिंतन कहते हैं इसको। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, आलोचनात्मक चिंतन। ठीक है, किसी भी चीज, वस्तु, घटना के गुण दोष निकालना आलोचनात्मक चिंतन कहलाता है। बिल्कुल भाई, किसी भी कोई भी चीज हो गई, कोई भी वस्तु हो गई, कोई भी घटना हो गई, तो उसके बारे में उसकी क्वालिटी क्या है, अच्छी क्वालिटी क्या है, उसकी बैड क्वालिटी क्या है, उसकी एडवांटेज क्या है, उसके डिसएडवांटेज क्या है, इसको हम क्या कहते हैं, आलोचनात्मक चिंतन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है भैया अपसारी चिंतन। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बार बार मैं कह रहा हूँ। मतलब फैला हुआ या विस्तृत, इसे गिलफोर्ड ने दिया। अपसारी चिंतन को किसने दिया, किसने दिया, गिलफोर्ड ने दिया। ठीक है, इसको हम पार्श्विक चिंतन भी कहते हैं। जब एक चीज को एक से अधिक तरीके से सोचते हैं, तो उसमें अपसारी चिंतन पाया जाता है। जैसे पेन का लिखने के अलावा और भी इस्तेमाल, इस चिंतन में शुद्धता नहीं पाई जाती है। प्रतिभाशाली बच्चों में यह चिंतन पाया जाता है, सृजनात्मक में भी यह चिंतन पाया जाता है। इसे बहुबुद्धि भी कहा जाता है। बिल्कुल भाई, जो अपसारी चिंतन होता है भाई,
इसको हम किस नाम से जानते हैं? पार्श्विक चिंतन के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होता है कि हम जब एक चीज़ को एक से अधिक तरीके से सोचते हैं, मतलब एक चीज़ को कई, जैसे मान लीजिए मैंने बताया 5 + 4 9 होता है, तो भाई उसको अब और सोचना कि अब 6 + 3 भी तो 9 होता है, 3 + 6 भी तो 9 होता है, 6 + 3 भी तो 9 होता है, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा क्या? आपका अपसारी चिंतन, ठीक है? तो इसमें शुद्धता नहीं पाई जाती है और अपसारी चिंतन जो होता है ये प्रतिभाशाली बच्चों में यह चिंतन पाया जाता है और सृजनात्मक जो क्रिएटिविटी चाइल्ड होते हैं उनके अंदर भी यह चिंतन पाई जाती है। आगे चलते हैं, अभिसारी चिंतन। यह चिंतन तथ्यों और आंकड़ों से संबंधित होता है, ठीक है? यह चिंतन किससे संबंधित होता है? तथ्यों और आंकड़ों से संबंधित होती है। यह चिंतन हमेशा शुद्धता की ओर लेकर जाती है। बुद्धि में अपसारी चिंतन पाया जाता है। बुद्धि में कैसी? अभिसारी चिंतन पाया जाता है, ठीक है? तो ये था भाई हमारा आज का टॉपिक, थिंकिंग, ठीक है? तो कि खत्म हो गया। आई होप सो कि यहाँ पे आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक डेली आपको मिलेंगे। और कैसा लगा वीडियो, इसका फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।